तो आज एक हम अच्छे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, अच्छा कार्बनिक रसायन होती क्या है? तो हमारे अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में एक हमारा तत्व है कार्बन। तो वे यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उन यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक से हमारा रोजाना कुछ ना कुछ परिचय हो रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं, उसमें खाना में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। पेड़ पौधे के जो टिश्यू होते हैं वो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। जो हमारे गुणसूत्र जो हम जिससे हम बने हुए हैं, जिसकी हमारी दिनचर्या चलती है, गुणसूत्र, तो वो भी हमारे किससे बने होते हैं? कार्बनिक यौगिक से ही बने होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक की अगर परिभाषा लिखी जाए तो क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। अब पहले ऐसा माना जाता था कि हमारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सिर्फ सजीव वस्तु या सजीव जीव जो होते हैं उन्हीं के अंदर, मतलब जो जिंदा जो जीव होते हैं उन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे के अंदर, मनुष्य के अंदर, जानवरों के अंदर, इन्हीं के अंदर कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। हम कार्बनिक यौगिक को लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है। फिर 1828 सन 1828 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वोलर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमोनियम साइनाइड से यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। 1828 में वोलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण कर दिया। इसके बाद यूरिया बनने के बाद हमारे इतने कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया गया कि पूरी एक सेकंड भाग ही हमें बना दिया गया पढ़ने के लिए कि हमें किस में पढ़ना है? कार्बनिक यौगिकों में पढ़ना है। प्रत्येक हमारा कोई भी तत्व जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये तुम लोगों को पढ़ा होगा 9th 10th में कि हमारा प्रत्येक तत्व जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस परमाणु के अंदर एक नाविक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब परमाणु के एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन, अच्छा संयोजक इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। जैसे ये मान लो कोई एक परमाणु है जिसकी 2 कक्षाएं हैं, तो उसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारा सोडियम, तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो सोडियम कितना होता है? 11 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। तो इसकी बाहरी कक्षा कौन सी है? ये तीसरी सबसे बाहरी कक्षा है। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 1। तो हमारे सोडियम के अंदर संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 1। जैसे ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8 होता है इसका, इसके अंदर 1s2 2s2 2p4। ठीक है। तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए या संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो कितने होते हैं? तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है और उसके में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ पे रहे हैं और 4 यहाँ पे रहे हैं।
तो बाहरी कक्षा में या संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई ना। अब कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है कोई भी परमाणु स्थायी होने के लिए अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। कोई भी परमाणु हो गया, वो स्थायी होने के लिए अपने बाहरी जो कक्षा होती है, जो संयोजक जो कक्षा होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम। तो अष्टक नियम क्या होता है? कोई भी परमाणु स्थायी होने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अष्टक नियम बोलते हैं। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, तो हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, इतनी चीज आ गई ना। अच्छा, ये हमारी एस कक्षा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए। दूसरी एस कक्षा है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए। पी में 3 इलेक्ट्रॉन दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 1 और 2। एक इसका वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ा है। ये हमारी क्या है? ये हमारी मूल अवस्था है। ये कार्बन परमाणु की मूल अवस्था है। कार्बन परमाणु को जब हम देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसको कुछ भी ऊर्जा देके हमने इसे उत्तेजित अवस्था में ले आए। अच्छा, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? ये दूसरी 2s का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कूद के कहाँ चला जाएगा? इस वाली p जो वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ी है उसमें चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का विन्यास किस तरीके से हो जाएगा? ये 1s2 है, 2s1 हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p3 हो जाएगा। अब ये हमारा जो कार्बन परमाणु है, एक बंद यहाँ पे बना सकता है, एक बंद यहाँ पे बना सकता है, एक बंद यहाँ पे बना सकता है, और एक बंद यहाँ पे बना सकता है। तो ये हमारी क्या है? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु कितने बंद बनाता है? 4 बंद बना सकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। संयोजकता का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु कितने बंद बना सकता है, उसी को संयोजकता बोलते हैं। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु कितने बंद बना सकता है? 4 बंद। ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा? वो 4 बंद बना लेगा। इसी वजह से वो स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे उत्तेजित अवस्था में ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हमारे कार्बन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। और मूल अवस्था में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? सिर्फ 2। तो कोई भी परमाणु अपने अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहता है, वो अभिक्रिया करके इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉनों में बदलना चाहता है। ठीक है, ठीक है। तो कार्बन, अब हम पढ़ते हैं कार्बन परमाणु की संरचना। तो कार्बन परमाणु की जो संरचना होती है, या इससे बने यौगिकों की संरचना है। कार्बन परमाणु से बने यौगिकों की संरचना हम पढ़ते हैं। कार्बन परमाणु से बने यौगिकों की संरचनाएं। ठीक है, तो एक हमारे लुईस वैज्ञानिक थे,
लुईस संरचना उन्होंने अपने नाम से दी। तो ये कैसी होती थी, जैसे उदाहरण लेते हैं हम CH4 का। तो CH4 किस तरीके से बनेगा, तो इसमें एक जो सबसे कम संख्या में होता है वो हमारा केंद्र परमाणु होता है, तो कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन लगे हैं। तो इस तरीका से इस CH4 की संरचना होगी। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण है C2H6। तो इसमें क्या, 2 कार्बन परमाणु हैं और प्रत्येक कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये संरचना किसकी होगी, C2H6 की। CH4 की संरचना का होगी, केंद्र में कार्बन और 4 हाइड्रोजन साइड में। प्रत्येक कार्बन परमाणु सिर्फ 4 बंध बनाना चाहता है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। तो इसी वजह से प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है, 4 बंध ही बना सकता है ऐसे। ठीक है, अगला संरचना का उदाहरण लेते हैं C2H5OH। तो इसकी संरचना कैसी होगी, 2 कार्बन परमाणु हैं, प्रत्येक कार्बन कितने, 4 बंध बनाना चाहता है। तो इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, 5 हाइड्रोजन हो गए, और इसको OH ग्रुप दे दो। तो ये संरचना हमारी किसकी होगी, C2H5OH की। एक जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं CH3COOH। तो इसकी 2 कार्बन हो गए, इस वाले कार्बन के पास कितने, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन दे दो इसको। और इस वाले हाइड्रोजन के पास एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर अकेली है तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाती है, या ऑक्सीजन हमेशा 2 बंध बनाती है। इस वाली ऑक्सीजन के भी देखो, एक बंध ये बना, एक बंध ये बना। इस वाली ऑक्सीजन के दोनों बंध कार्बन के साथ बने, इस वाले कार्बन के 4 बंध देखो हो गए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज आ गई ना। अब ये तो हमारी लुईस संरचनाएं हो गई, जिसमें हम प्रत्येक परमाणु बना रहे हैं और प्रत्येक परमाणु के बीच का बंध दिखा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ अलग टाइप की संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिसको अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सिर्फ 1 ही 2 प्रकार की संरचनाएं पढ़नी है, ज़्यादा तरीके की संरचनाएं हमें नहीं पढ़नी है। एक तो हमने ये लुईस संरचनाएं पढ़ ली है, दूसरी हम संरचनाएं जो पढ़ रहे हैं वो डैश वाली पढ़ सकते हैं। जैसे इसी संरचना को हम डैश में कैसे बनाएंगे, लाइन मेथड से कैसे बनाएंगे। हमारे पास 2 कार्बन है, तो प्रत्येक कॉर्नर जो होता है, जैसे ये कॉर्नर हो गया, ये कार्बन को दर्शाता है, और इस दूसरे वाले कार्बन, ये भी कॉर्नर पे हमारा क्या है, कार्बन है, और दूसरे वाले कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप। इस वाले रिप्रेजेंटेशन में, इस वाली संरचना में हम हाइड्रोजन को नहीं बनाते हैं, और हमारा जो कॉर्नर होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कार्बन होता है। जैसे एक हम बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे बताते हैं। CH3 CH2 CH2 CH और इससे Cl लगी है, और ये CH3। इस तरीके से हमारी कोई संरचना दी गई है, या ये हमारा कोई यौगिक दिया गया है, इसको हमें डैश, लाइन और डैश के रूप में बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। तो पहले तो 5 कार्बन की संरचना बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5वां। इसके प्रत्येक कॉर्नर जो है ना, जहाँ से घुमाव हो रहा है, उस सभी कॉर्नर पे क्या रखा है, कार्बन। और 1 2 3 चौथे नंबर पे Cl लगी है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, Cl लगा दो। अच्छा, हमारे कार्बन के अलावा जो परमाणु होगा उसको हम दर्शाएंगे, जैसे ये Cl है तो इसको Cl को दर्शाएंगे हम, पर हाइड्रोजन को नहीं दर्शाएंगे। हाइड्रोजन अपने आप हमें पता होता है कि इस कार्बन के पास इसने 1 बंध बनाया, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन ने 2 बंध बनाए हैं, तो हमें अपने आप पता होता है कि इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। वैसे ही इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन ने 3 बंध बना रखे, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, और इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। वैसे ही बिल्कुल सेम इसी के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये हमारी एक संरचना बनी है, तो इसमें यहाँ कार्बन है, 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 और प्रत्येक कार्बन ने 2-2 बंध बनाए हैं, और इनके पास 2-2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, जैसे कोई ये हमारी संरचना बनी है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन है। इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, उसने सिर्फ 1 बंध बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन होंगे। वैसे ही इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे।
पर इस वाले कार्बन ने 1 2 3 बंध बना रखे हैं, तो इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। वैसे इस वाले कार्बन ने भी 3 बंध बना रखे हैं, तो इसके पास भी कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इतनी चीज आ गई ना। अब हमारे कार्बन परमाणु जो होता है, इसकी बाहरी कक्षा में तुम लोगों को मैंने बताया कि इसकी बाहरी कक्षा में, उत्तेजित अवस्था में या ग्राउंड अवस्था में, मूल अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर इस कार्बन की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। अगर इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब इसको हम बोलते हैं कार्बेनायन। कार्बेनायन। अगर इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही रहें, अगर इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही रहें और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने बंध बनाया हो, 3 इलेक्ट्रॉन ने बंध बनाया हो, तथा जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा ही खाली पड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। हमारे कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर चारों इलेक्ट्रॉन में से कोई 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। अगर हमारी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बेनायन बोलते हैं। और अगर हमारी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं और इसने 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाया हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा ही खाली पड़ा है, फ्री पड़ा है, जैसे यहाँ पे इसने 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ उसने बंध बना लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है ना। ठीक, अब हम किसी भी कार्बन का संकरण, एक संकरण क्या होता है? तो संकरण इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में या रासायनिक आबंधन चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु के पास सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, उसी के योगफल के बराबर हमारा क्या होता है? sp संकरण होता है। जैसे ये CH4, इसका संकरण क्या होगा? तो कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं? 4 बंध बनाए हैं, तो इसका संकरण क्या होगा? sp3। इधर देखो, उत्तेजित अवस्था में कार्बन ने 4 बंध बनाए हैं, ये वाले 4 बंध बनाए हैं। ठीक है, तो ये एक S ने बनाया है और 3 P ने बनाए हैं, तो sp3। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं? sp3। sp3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक S कक्षा ने बनाया है और 3 किसने बनाए हैं? P कक्षा ने। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? sp3 संकरण। अगर कभी ऐसा हुआ कि एक S ने बनाया है, 2 P ने बनाए हैं, तो उसे sp2 बोलते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि एक S ने बनाया, एक P ने बनाया, तो उसे sp संकरण बोलते हैं। तो हम कार्बनिक यौगिकों में ये हमारे कोई एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें हमें संकरण बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? ये हमें कोई यौगिक 2 उदाहरण दिए गए हैं। इसमें तुम लोगों को पता है कि प्रत्येक कॉर्नर पे हमारा क्या है? कार्बन है। तो हमें प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना है कि कितना होगा। तो देखो कैसे बताएंगे। तो तुम लोग अगर
उस कार्बन के पास कोई भी पाई बंध नहीं है, उस कार्बन के पास कोई भी अगर पाई बंध नहीं है तो उसका संकरण होगा sp3। ठीक है, जैसे इस कार्बन के पास कोई पाई बंध नहीं है, इस कार्बन के पास भी कोई पाई बंध नहीं है, तो इसका भी संकरण कितना होगा sp3। जैसे इस वाले कार्बन के पास कोई पाई बंध नहीं है तो इसका संकरण कितना होगा sp3। जैसे इस वाले कार्बन के पास कोई पाई बंध नहीं है तो इसका संकरण कितना होगा sp3। ठीक है, अगर किसी कार्बन परमाणु के पास एक पाई बंध है, जैसे डबल बॉन्ड में तुम लोगों को पता है ना, एक सिग्मा होता है और एक पाई बंध होता है, वैसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पाया जाए ना, कहीं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बंध होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बंध होता है। ठीक है, तो अगर किसी कार्बन के पास पाई बंध नहीं है तो उसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। अगर किसी कार्बन के पास एक पाई बंध है तो उसका जो संकरण होगा वो sp2 होगा। इस कार्बन के पास भी पाई बंध है और इस कार्बन के पास भी पाई बंध है, तो इनका संकरण क्या होगा, sp2। जैसे इस कार्बन के पास भी पाई बंध है तो sp2, इस कार्बन के पास भी पाई बंध है तो sp2, इस कार्बन के पास भी पाई बंध है तो sp2, और इस कार्बन के पास भी पाई बंध है तो sp2, और इस कार्बन के पास भी पाई बंध है तो sp2, इसके पास भी पाई बंध है तो sp2। जैसे इस वाले कार्बन के पास दो पाई बंध आ गए, अब की बार अगर दो पाई बंध आ जाते हैं तो वह कार्बन का संकरण जो होता है वो क्या होता है, sp। इसके पास भी क्या होगा, sp। अगर किसी कार्बन के पास कोई पाई बंध नहीं है तो उसका संकरण कितना होता है, तब उसका जो संकरण होगा वो हमारा कितना होगा, sp3 होगा। अगर किसी परमाणु के पास, किसी कार्बन के पास एक पाई बंध है तब उसका जो संकरण होगा वो हमारा कितना होगा, sp2 होगा। अगर किसी परमाणु या किसी कार्बन के पास में दो पाई बंध है तब उसका जो संकरण होगा वो कितना होगा, sp संकरण होगा। ठीक है, इतनी चीज आ गई है ना। अब हमारा जो sp संकरण जो होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद sp2 की होती है, और सबसे कम जो होती है वो sp3 संकरण की विद्युत ऋणात्मकता। ये किसका क्रम है, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम है, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम है। ठीक है, अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन है, साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है ना, जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन है, जैसे ए ने बी के साथ बंध बनाया है और बी की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है ए से, तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है ना, तब ये बंध बना है। अब बी हमारा ज़्यादा बेईमान निकल गया, ज़्यादा इसकी विद्युत ऋणात्मकता है, तो यह क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास खींच ही लेगा, पर दूसरे वाला भी इलेक्ट्रॉन, जो ए का इलेक्ट्रॉन है, उसको भी अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और इस पे आवेश कैसा आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। ठीक है, इतनी चीज आ गई ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है वो फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, फिर क्लोरीन होता है। तो तुम लोग फोन कॉल भी इसकी कैट्रिक हो गई, फोन कॉल, इसको भी याद करके रखना, और इसको भी याद करके रखना कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता sp संकरण वाले कार्बन में होगी, उसके बाद sp2 संकरण वाले कार्बन में होगी, और सबसे कम sp3 संकरण वाले कार्बन में होगी। ठीक है, अब हमारे समूह के आधार पर हमारे कार्बनिक यौगिकों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या है, ये एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो इसको एल्केन बोलते हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक, एल्केन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तब इसे हम एल्कीन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अगर कार्बन के पास में OH ग्रुप है तो इसको हम एल्कोहल बोलते हैं।
अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन समूह जुड़ा हो, ऑक्सीजन ग्रुप लगाओ, तो इसको हम ईथर बोलते हैं। अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड O हो और एक हाइड्रोजन लगा हो, इस तरीके से अगर ग्रुप हो, तो इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड। अगर कार्बन के पास में इस तरीके से ग्रुप लगा हो, कार्बन डबल बॉन्ड O, तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। अगर कार्बन के पास में इस तरीके से बंद हो, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यदि इस तरीके से बंद हमारे पास पाया जाए, इस तरीका से बंद अगर कहीं मिल गया, तो इसको हम ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर कहीं एस्टर लिखा होता है, अलग अलग नाम लिखे होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई है ना।